संभव माना जा रहा है। न्यूज 18 के पास संभावित मंत्रियों की लिस्ट है, तो जेडीयू कोटे के संभावित मंत्री कौन कौन से हैं जरा वो जान लीजिए। तो श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खां, सुनील कुमार। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस सरगर्मी की चर्चा इस वक्त बेहद तेज, और कौन कौन से चेहरे जेडीयू की तरफ से होंगे उनकी जानकारी, संभावित नामों की और एक बार फिर से जान लीजिए। श्रवण कुमार पहला नाम, जो कि एक तजुर्बेकार और हर बार अपने मंत्रिमंडल में उनकी जगह। उसके बाद अशोक चौधरी, वरिष्ठ नेता लेसी सिंह की बात करें, मदन सहनी की बात करें, ये वो तमाम नाम है। श्रवण कुमार, लेसी सिंह, अशोक चौधरी, जमा खां, सुनील कुमार, शीला मंडल, इसके अलावा रत्नेश सदा, बूलो मंडल, जयंत राज या फिर भगवान सिंह कुशवाहा, इनमें से कोई एक नाम हो सकता है। इसके अलावा 3 से 4 मंत्री और भी बनाए जा सकते हैं, जिसे लेकर इस वक्त चर्चाएं बेहद तेज हैं, जिनमें निशांत कुमार के कुछ नजदीकी युवा विधायकों को मौका दिया जा सकता है। बीजेपी मंत्रियों की संभावित लिस्ट की बात करें तो इसे भी जानना बहुत जरूरी, जिसमें विजय कुमार सिन्हा, वरिष्ठता के आधार पर भी, तजुर्बे के लिहाज से भी, मंगल पांडे जो इससे पहले भी मंत्रिमंडल में रहे, रामकृपाल यादव की बात हो, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, लखिंद्र पासवान, संगीता कुमारी, रमा निषाद। अब इन चेहरों को आपने इससे पहले भी देखा होगा मंत्रिमंडल में, लेकिन अब जब नए मंत्रिमंडल के गठन की बात है उसमें संभावित ये चेहरे जिनकी लिस्ट हमारे पास, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर जैसे चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अब एलजेपी-आरवी से कौन नाम हो सकता है तो वो भी जान लीजिए। संजय सिंह और संजय पासवान, और हमसे संतोष सुमन, और आरएलएम से दीपक प्रकाश, ये वो तमाम नाम है। ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, अब तो बस मंत्रिमंडल के विस्तार की ही सुगबुगाहट जो है, या यूं कहें कि सरगर्मी जो है इस वक्त सबसे तेज है, और हमारे पास वो लिस्ट भी जिसमें वरीयता भी है, युवा चेहरे भी हैं। जी बिल्कुल, और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि पहले हफ्ते में, अगले महीने यानी मई के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और जो सूची हमें हाथ लगी है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, उसमें आपने जिन नामों का जिक्र किया है, ये नाम तो है ही, कुछ और नाम भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो बिहार में पूरे मंत्रिपरिषद का स्वरूप है, मुख्यमंत्री को लेकर जो संख्या है वो 36 सदस्यों की संख्या है। तो जो मंत्री बनेंगे उसमें जेडीयू में भी कुछ और चेहरे शामिल हो सकते हैं। फिलहाल जो चेहरे हैं उसमें कुछ नए चेहरे भी हैं और कुछ पुराने अनुभवी चेहरे हैं, उनको तरजीह दी जा रही है। जेडीयू में ज्यादा बदलाव के संकेत नहीं मिल रहे हैं, लेकिन बीजेपी में जरूर पुराने और नए का जो है सम्मिश्रण है। दिवाकर जी, लेकिन टीम निशांत की चर्चा खूब तेजी से हो रही है कि संभवतः निशांत कुमार के नजदीकी या उनके विश्वस्त कुछ युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। जी बिल्कुल, निशांत के जो करीबी हैं, जो विधायक लगातार उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, उनमें से कुछ चेहरों को जो है मंत्रिपरिषद में जगह दी जा सकती है। और कोशिश की जाएगी कि जो जेडीयू जेन नेक्स्ट की बात कर रही है, जेडीयू जो निशांत कुमार के नेतृत्व में अगले कुछ दशकों में काम करने को लेकर तैयार है, तो उसमें निशांत कुमार की छाप जरूर दिखाई देगी। सरकार जो है नीतीश कुमार के योजनाओं और नीतियों के अंतर्गत ही काम करती दिखाई देगी, और नीतीश कुमार की भी राय शुमारी की जाएगी। नीतीश कुमार की मुहर होगी मंत्रिपरिषद में, कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे उनके नामों पर। साथ ही निशांत की भी जो है छाप देखने को मिल सकती है। दिवाकर जी, चूंकि लेसी सिंह, शीला मंडल, इन नामों के अलावा अगर हम बात करें तो क्या महिला चेहरों में भी कोई नया चेहरा आ सकता है? क्या इसकी कितनी संभावना दिखती है? देखिए, लेसी सिंह और शीला मंडल पिछली सरकार में भी शामिल थी, और माना है कि उन्हें रिपीट किया जाएगा। कुछ नए महिला सदस्यों में मौका मिलने की बात है। अब देखने वाली बात होगी कि जो जेडीयू कोटे के जो अन्य 2-3 मंत्री होंगे, उनमें क्या
युवाओं को तरजीह दी जाएगी। युवाओं में भी जो महिलाएं खासतौर पे आधी आबादी का जो प्रतिनिधित्व करती है उनको शामिल किया जाएगा। तो ये आने वाले दिनों में तय हो जाएगा। फिलहाल जो नाम आए हैं उसमें आप देखिए कि बीजेपी ने पिछले ही सरकार में काफी कुछ परिवर्तन कर दिया था। श्रेयसी सिंह को शामिल किया था, लखेंद्र पासवान जो दलित वर्ग से आते हैं उनको शामिल किया उन्होंने, रमा निषाद जो महिला हैं और अति पिछड़े वर्ग से आती हैं उनको शामिल किया, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जो रिपीट होंगे, पिछली सरकार में भी नए मंत्री बने थे, अरुण शंकर प्रसाद को भी पहली बार मौका मिला था, संजय सिंह टाइगर को पहली बार मौका मिला था। तो ये सारे चेहरे नए ही हैं। कुछ महीनों की सरकार रही उसमें इन्होंने काम किया। तो अगर बीजेपी को इस लिहाज से देखें तो बीजेपी में ज्यादातर चेहरे जो है। बिल्कुल दिवाकर जी हमारे साथ बने रहिए। एक सवाल जिसका जवाब मैं लूंगी आपसे कि क्या अगर निशांत के करीबी को मौका मिल सकता है तो क्या सम्राट चौधरी के भी करीबी को मौका मिल सकता है? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूं उससे पहले संजय सरावगी ने क्या कुछ कहा है जरा वो सुन लेते हैं। जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही और सर्वोपरि है, हमारी विचारधारा सर्वोपरि है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी को मंत्री बनाती है, आपने देखा पूर्व में भी लिस्ट हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो विधायक या विधान पार्षद चुन के आए तो उनको बनाया गया है। पीछे भी आप देख लीजिए सूची जो भी, इसके पहले भी जो हम लोगों ने बनाया मंत्रिमंडल, उसके पहले भी हम लोगों ने मंत्रिमंडल बनाया। लगातार उसमें कार्यकर्ताओं को प्रमुखता दी जाती है। के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हैं और ये तस्वीर हम आज नहीं, इससे पहले कई दशकों से इसी तरह की परिपाटी हमारी पार्टी के अंदर चलती आई है और इसीलिए किसी को शंका या इस पर कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिवाकर जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, जैसा कि मैं आपसे जानना चाह रही थी कि क्या सम्राट चौधरी जो इस वक्त युवा मुख्यमंत्री हैं बिहार के, बीजेपी की तरफ से पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो सम्राट चौधरी के भी नजदीकी करीबी विश्वस्त चेहरों को मौका मिल सकता है? देखिए, बीजेपी के अगर कार्य प्रणाली को देखें तो राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष और विधानमंडल दल के जो नेता होते हैं उनकी प्रमुख भूमिका होती है और सारे फैसलों में उनकी कहीं न कहीं छाप देखी जा सकती है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के तौर पे आप सम्राट चौधरी को देख रही हैं और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे संजय सरावगी हैं। तो इन दोनों नेताओं के फैसले काफी अहम हो जाते हैं। शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चाओं में ये सभी नेताओं की मौजूदगी होती है, इनकी भूमिका होती है। तो जो नया मंत्रिपरिषद होगा और बीजेपी कोटे से जो मंत्री शामिल हो रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार में, तो उसमें जरूर इनकी भूमिका होगी, महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और सम्राट चौधरी चूंकि पूरी सरकार की कमान उनके हाथ में है, मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी जरूर जो है धमक होगी, उनकी छाप जरूर रहेगी। मंत्रिपरिषद में किस तरीके से टीम बनानी है उनको इस बात की स्वतंत्रता होगी और सम्राट चौधरी की नजर में जो जिनका बेहतर परफॉर्मेंस है या बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं वैसे लोगों को वो टीम में जरूर शामिल। बिल्कुल दिवाकर जी हमारे साथ बने रहिए। श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा, क्योंकि अभी लगातार सवाल यही कि मंत्रिमंडल कब तक और विस्तार कब तक, उसमें चेहरे कौन कौन से, किनको प्रतिनिधित्व। श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा जरा सुन लेते हैं। इंतजार कीजिए, सब पता चल जाएगा कैसा चेहरा होगा, कौन होंगे, वो सब तय हो रहा है और जैसे ही तय होगा आपको जरूर सूचना दी जाएगी। अब प्रायोरिटी पर आप लोगों को सूचना दी जाएगी। परिस्थितियां बदली है सर, अब बीजेपी के मुख्यमंत्री के तो जेडीयू में भी कुछ समीकरण देखा जाएगा, जाति समीकरण या फिर जो क्षेत्रीयता या फिर ये सब चीजें, सारी चीजें नीतीश कुमार जी को तय करना है। जेडीयू के बारे में उनको फैसला लेना है और नीतीश कुमार जी जो कोई फैसला लेते हैं तो राज्य के हित में लेते हैं, समाज के हित में लेते हैं, बिहार की तरक्की के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारा के लिए फैसला लेते हैं। सर निशांत का भी असर दिखेगा मंत्रिमंडल विस्तार में? अब तो आगे क्या होता है आगे बताएंगे आपको। तो श्रवण कुमार जो कि वरिष्ठ नेता हैं, हर बार के मंत्रिमंडल में उन्हें दायित्व मिलता रहा है, बड़े सधे हुए जवाब देते नजर आए कि थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, नीतीश कुमार की तरफ से ही फैसला होगा। दिवाकर जी, चूंकि जेडीयू में इससे पहले भी जो फैसले हुए, जिन लोगों को दायित्व दिया गया वो नीतीश कुमार का ही फैसला था और अब भी नीतीश कुमार का ही फैसला होगा, लेकिन ठीक इसके विपरीत बीजेपी में सम्राट चौधरी का फैसला होगा।
क्या इस वक्त बीजेपी किसी तरह का परिवर्तन बहुत बड़े स्तर पर कर दे, इस स्थिति में आपको दिखती है क्या? देखिए, बीजेपी ने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि जो पिछली सरकार बनी थी उसमें कई नए चेहरों को शामिल किया गया था। ट्रेसी सी इस लिहाज से नई थी, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर, ये जो चेहरे हैं ये सभी नए चेहरे थे और इनको कुछ ही महीनों का वक्त मिला। तो ऐसा नहीं लगता है कि इनको बदला जा सकता है, इनको और मौका मिलेगा। सम्राट चौधरी की सरकार में इनको काम करने का मौका मिलेगा। अगर अनुभवी चेहरों की बात करें तो विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव और दिलीप जायसवाल हैं। बाकी जितने भी नाम मैंने आपको बताया ये सभी नए चेहरे हैं और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इनको बदलने की कोशिश होगी। बीजेपी कुछ और मंत्रिमंडल में नाम शामिल कर सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बिहार में पूरे कैबिनेट का जो स्ट्रेंथ है, मंत्रिपरिषद का जो स्ट्रेंथ है, वो संख्या जो है 36 की है मुख्यमंत्री को लेकर। तो बीजेपी कोटे से संभवतः जो है पूरी जो संख्या होगी मुख्यमंत्री को लेकर वो 15-16 की होगी। उसी तरीके से इतने ही 14-15 या 15-16 की 1-2 सीटों का अंतर होगा जेडीयू और बीजेपी के बीच में। तो इतने ही स्ट्रेंथ के साथ जो है इन कोटों के मंत्री होंगे। अन्य सहयोगियों की बात करें, आरएलएम की बात करें या जीतन राम मांझी की पार्टी की बात करें या एलजेपी आरबी की बात करें, तो इनके मंत्री रिपीट होंगे, उसमें कोई फेरबदल के संकेत नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी और जेडीयू के जो मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाले चेहरे हैं उस पर बीजेपी की तरफ से शीर्ष नेतृत्व की मुहर लगेगी, लेकिन जो अहम फैसला होगा वो सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के स्तर पर ही लिया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। तो देखिए, बीजेपी और जेडीयू के अंदर जिन नामों की चर्चा चल रही है वो नाम इससे पहले भी रहे थे। हालांकि कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना होगा मई के पहले हफ्ते का, 4 मई को, जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और उसके बाद ही आपको ये तस्वीर भी बनती हुई नजर आएगी। भागलपुर पुलिस ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की हत्या के आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। 28 अप्रैल की शाम कृष्ण भूषण कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपियों में एक रामधनी यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। एक और आरोपी घायल बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों में भी एक डीएसपी और 2 इंस्पेक्टर घायल हुए हैं, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। तो भागलपुर की इस वारदात पर बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से एक पोस्ट किया गया। नगर कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या हुई थी और सीएम सम्राट ने निधन पर शोक जाहिर किया। परिवार को 25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की बात कही गई है। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से पोस्ट किया जाना और इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने शोक संतप्त परिवार के लिए 25 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। साथ ही साथ अंतिम संस्कार जो है वो राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा, इसकी भी जानकारी उन्होंने पोस्ट के जरिए दी है। सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी श्री कृष्ण भूषण कुमार, उन्हें अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। शोक संतप्त परिजनों के प्रति इस अपूर्णीय क्षति पर गहरी संवेदना और सांत्वना व्यक्त करता हूं। उनके परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी तथा दिवंगत अधिकारियों के दाह संस्कार को राजकीय सम्मान के साथ पूर्ण किया जाएगा। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने सुल्तानगंज एनकाउंटर पर बयान देते हुए कहा कि सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई उसी नीति का नतीजा है और अपराधियों को इससे सबक लेना चाहिए। सरकार किसी भी हाल में अपराध को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये तो इस सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का नमूना है और ये अपराधियों के लिए सबक और संदेश भी है।
कि हो सकता है थोड़ी देर के लिए कोई अपराध करने में सफल हो जाए, लेकिन उसकी मुकम्मल सजा मिलती है। तो अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है और ये घटना और अपराधियों का एनकाउंटर उसी का नतीजा है और अपराधियों को इससे सबक ले लेना चाहिए, क्योंकि सरकार दृढ़ संकल्पित है। आप अपराध छोड़िए या बिहार से बाहर का रुख कर लीजिए, क्योंकि बिहार में अपराधियों को लेकर सख्त कार्रवाई की शुरुआत अब शुरू हो चुकी है। और भागलपुर में क्या कुछ हुआ वो भी जान लीजिए। कृष्ण भूषण कुमार कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद और 28 अप्रैल को हत्या कर दी जाती है। राजकुमार गुड्डू नगर सभापति सुल्तानगंज गोलीबारी में घायल हो जाते हैं। रामधनी यादव हत्या का यह आरोपी 29 अप्रैल को इस शख्स का भी एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो ये वो जानकारी जो भागलपुर में अभी तक हुआ और उसके बाद पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए एनकाउंटर किया है। सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में हुई गोलीबारी की इस घटना से पहले हथियारबंद अपराधियों ने कार्यालय की रेकी की थी। घटना को अंजाम देने से पहले कई घंटे तक हथियारबंद अपराधी कार्यालय के परिसर में वस्तु स्थिति को जांच रहे थे, देख रहे थे। सबसे पहले कार्यालय के मुख्य गेट पर यही हथियारबंद अपराधी पहुंचते हैं। कोई सुरक्षा कर्मी यहां पर नहीं होने की वजह से बड़ी आसानी से ये कार्यपालक पदाधिकारी के चैम्बर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर नगर सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी दोनों उस दौरान मीटिंग कर रहे थे और इसी वक्त ताबड़तोड़ गोलीबारी की जाती है। गोली लगने के बाद कार्यपालक पदाधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नगर सभापति राजकुमार गुड्डू अपनी जान बचाने के लिए कार्यपालक के चैम्बर से निकलकर सामान्य शाखा के अंदर पहुंचते हैं और वहां पर फर्श पर गिर जाते हैं। घटना के बाद कार्यालय के फर्श पर खून के निशान आपको नजर आ रहे होंगे। दीवार और फर्श पर सिर्फ खून के छींटे थे। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि इतने बड़े कार्यालय में एक भी सरकारी सुरक्षा कर्मी उस वक्त मौजूद क्यों नहीं था। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में गोलीबारी की घटना को अपराधियों ने सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया था। हथियारबंद अपराधी सबसे पहले नगर परिषद कार्यालय के मुख्य गेट पर पहुंचे थे और मुख्य गेट पर सबसे पहले उन्होंने देखा कि यहां पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है। उसके बाद वो प्रवेश करते हैं और फिर यहां पर गोलीबारी की जाती है। और घटना के बाद की जो स्थिति है अभी भी देख सकते हैं कि फर्श पर जो है खून सना हुआ कपड़ा अभी भी मौजूद है। और यह कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद सुल्तानगंज का चेंबर है और इसी चेंबर में नगर सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी दोनों मीटिंग कर रहे थे और तभी अचानक इसी मुख्य रास्ते से हथियारबंद अपराधी कार्यालय में प्रवेश करते हैं और गोलीबारी की घटना को अंजाम देते हैं। और इधर जब घटना हुई तो नगर सभापति को गोली लगने के बाद वो वहां से अपने चैम्बर से भागकर इसमें वो बचने का प्रयास किए थे, जान बचाने की कोशिश की थी। यहाँ पर भी पूरे जो खून से सना फर्श है वो अभी भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में कोई भी सुरक्षा कर्मी यहाँ पर उस वक्त मौजूद नहीं थे। नगर सभापति राजकुमार गुड्डू का निजी अंगरक्षक यहाँ पर थे, लेकिन जिस वक्त गोलीबारी की घटना हुई, गोली की आवाज आई, अंगरक्षक भी यहाँ से भागते हुए नजर आए। ये पूरी घटनाक्रम में जो सबसे बड़ा सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि नगर परिषद कार्यालय में विभाग की ओर से सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया था। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो भागलपुर के सुल्तानगंज में अपराधियों के गोली से घायल हुए नगर परिषद का जो सभापति हैं, इलाज उनका चलता हुआ। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी घायल नगर परिषद और उनके परिवार वालों से मुलाकात करते हैं और हिम्मत रखने को कहा गया। साथ ही इलाज करने वाले डॉक्टरों से उनके बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई। इस दौरान संजय सरावगी मीडिया से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि अब अपराधियों का सही इलाज किया जा रहा है। राजकुमार गुड्डू जी नगर परिषद सुल्तानगंज के सभापति हैं। कल उनको नगर परिषद कार्यालय में गोली मारी गई
तो हमारे कार्यपालक अधिकारी की हत्या कर दी गई। इलाज के लिए यहाँ आए हैं और उनका ऑपरेशन चल रहा है, ओटी में वो भर्ती है, तो उनके परिजन से भी मिले और भारतीय जनता पार्टी के वो प्रमुख नेता भी वहाँ हैं, तो एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनके परिवार से भी मिले। ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद ही कुछ कहा जाए। वजह क्या कुछ सामने आई है सर, क्या कुछ नहीं, वजह क्या, इससे बड़ी घटना, और ये तो बड़ा काष्ठा है ना, कार्यालय में बैठे हुए सभापति, कार्यपालक अधिकारी को गोली मार दीजिएगा। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अपराधी अब ऑपरेशन लंगड़ा को भूल जाएं, अपराध करोगे तो सीधे ऊपर जाओगे। सुल्तानगंज की घटना 8 से 9 घंटे के अंदर अपराधी को तुरंत चिन्हित किया। रामधनी यादव, उसने समझ रखा था कि हम अपराध करेंगे और हमारा कुछ नहीं होगा। पुलिस बल पर हमला करने की कोशिश किया, तब फटाफट गोली। यह है कानून का राज, फटाफट। तो हमारी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जिस ढंग से सरकार पर हमला कर रहे थे, सम्राट चौधरी जी के नीयत और नीति पर हमला कर रहे थे, अब खटाखट ट्वीट करके बताइए लोगों को कि कानून का राज किसको कहते। अपराध करोगे खटाखट गोली लगेगा और पुलिस पर हमला करने की कोई भी कोशिश को नाकाम किया जाएगा। किशनगंज के पूर्व नगर थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार रंजन की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ईओयू ने निलंबित इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार रंजन को आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूछताछ करने के लिए पटना स्थित अपने कार्यालय में तलब किया। अभिषेक कुमार रंजन आज सुबह करीब 11 बजे ईओयू के दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे टीम ने पूछताछ शुरू की है। अभिषेक कुमार पर आय से 118% अधिक संपत्ति को अर्जित करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक ईओयू ने अभिषेक से पूछताछ करने के लिए करीब 50 से ज्यादा सवालों की लिस्ट तैयार की। ईओयू की 5 अलग अलग टीमों ने 14 अप्रैल 2026 को अभिषेक के 5 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। पटना, छपरा, सिल्लीगुड़ी और मुजफ्फरपुर में करोड़ों के बंगले और जमीन के निवेश का ईओयू ने छापेमारी के दौरान खुलासा भी किया था। तो अब 50 से ज्यादा सवालों की फहरिस्त तैयार है, जिसकी पूछताछ लगातार चलती हुई, क्योंकि 5 ठिकानों पर आय से करोड़ों की ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का यह मामला। भ्रष्ट लोक सेवक अभिषेक कुमार रंजन जो है ईओयू कार्यालय पहुंच चुके हैं। ईओयू के जो अधिकारी हैं वो उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभिषेक कुमार रंजन से पूछताछ के लिए सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की गई है, लिस्ट तैयार की गई है और हर एक सवाल का जवाब जो है ईओयू की जो अधिकारी है वो लेना चाहते हैं। बताते चले कि अभिषेक कुमार रंजन पर किशनगंज में टाउन थाना अध्यक्ष रहते हुए करोड़ों की आय से अधिक संपत्ति करने का आरोप है। इन पे जो आय है उससे 118% अधिक आय से अधिक संपत्ति इन्होंने अर्जित कर रखा है। और बंगाल, सिल्लीगुड़ी, उसके अलावा हम बात करें मुजफ्फरपुर, पटना, छपरा, कई ऐसे जगह हैं जहां पे कुछ संपत्ति इन्होंने अर्जित कर रखा है। कीमती जो है आवास बना रखा है, मकान बना रखा है। और जब इनके यहाँ रेड करने के लिए ईओयू की टीम पहुंची थी तो कई भूखंड, कई जमीन के जो है दस्तावेज भी बरामद किए गए थे और उन सभी के संदर्भ में ईओयू की टीम इनसे पूछताछ करना चाहती है। बताते चले कि अभिषेक कुमार रंजन जो है वो 2009 बैच के जो है इंस्पेक्टर हैं। वर्तमान में किशनगंज में टाउन थाना अध्यक्ष के तौर पे पदस्थापित थे और उसी दौरान ईओयू को ये जानकारी मिली थी कि अभिषेक कुमार रंजन जो है वो लगातार अपने पद का दुरुपयोग करके करोड़ों की अकुत संपत्ति जो है, चलाचल संपत्ति जो है वो अर्जित कर रहे हैं। और इसी मामले में आय से अधिक संपत्ति के जो आरोप इन पे थे उसका सत्यापन किया ईओयू की टीम ने और इनको नोटिस भेजा था। आज दूसरी बार है जब ईओयू कार्यालय पहुंचा है अभिषेक कुमार रंजन और यहाँ आकर के अपना पक्ष रखना चाहते हैं और ईओयू के नोटिस पे वो यहाँ आए हैं, जिनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। ईओयू के अधिकारी जो है वो पूछताछ कर रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई के शीर्ष अधिकारी जो है उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक लगभग 50 से अधिक सवाल जो है वो तैयार किए गए हैं और उन सभी का जवाब जो है आर्थिक अपराध इकाई जो है इनसे हासिल करना चाहती है। पूछताछ जो है वो लंबी होगी, ये भी कहा गया है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।